हर जगह मुझे बहुत बहुत सम्मान मिलता है। तुम ना जाने किस जहाँ में खो गए हम, बड़ी दुनिया में तन्हा खो गए। देश के करीब करीब हर शहर में मेरे प्रोग्राम हुए हैं। मैं उस समय बनारस काशी के जत्था के नाम से मुझे अवार्ड मिला था। मेरी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो आप शायद बिना रोए नहीं पढ़ पाएंगे। गज़ल हो, भजन हो, गीत हो, फिल्मी संगीत हो, कोई भी विधा, वो जड़ वही है। कहाँ पीक पे गाती थी। अच्छा। कुछ कुछ गाने में लता जी के नोट से भी ऊपर गा देती थी। तो वो गला मेरा अब नहीं रहा। ये जरूर है, जब तक जीऊंगी तब तक कुछ न कुछ करती रहूंगी, बैठूंगी नहीं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको ऐसे चेहरों से परिचित कराते हैं जो समाज में एक नया मुकाम हासिल करते हैं और अन्य लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व से आपका मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने 15 जनवरी सन 1954 में जन्म लिया, लेकिन 12 वर्ष की अवस्था में उनके ऊपर एक एसिड अटैक हो गया। और जब वो अटैक हुआ तो जहाँ पर किसी और को टूट जाना चाहिए था, लेकिन वो छोटी बच्ची 10 वर्षों के अंदर लगभग 36 ऑपरेशन झेली, लेकिन उसके अंदर दम था। उसको समाज को कुछ एक नए मुकाम पर अपने आप को हासिल करके दिखाना था। इसलिए वो बच्ची डॉक्टर मंगला कपूर के नाम से बड़ी होकर फेमस हुई और उस बच्ची ने अपनी शिक्षा पूरी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और अध्यापन कार्य से जुड़ गई। हिंदुस्तानी संगीत में उन्होंने शिक्षा लिया और आज हम उनसे उनके विचारों के बारे में जानेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर मंगला कपूर से। आप डॉक्टर मंगला कपूर, आप अपने बारे में बताएं। मेरे बारे में ये है कि जैसा कि आपने कहा जी, 1954 में मेरा जन्म हुआ था और 12 वर्ष की थी तब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, वो व्यापारिक द्वेष के कारण। मैं बच्ची थी, रात में सो रही थी, जो मेरे नौकर को पैसा दे करके और मुझ पर एसिड डलवाया। उसके बाद लगातार, बहुत संक्षेप में बता रही हूँ आपको इसलिए कि मैं लगातार 6 वर्ष तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, जगह जगह, कई जगह, यहाँ भी है पटना हॉस्पिटल में भी 3 साल रही। तो पहले तो मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा हो गया था, तो कुछ ऑपरेशन यहाँ हुए। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी के लिए, क्योंकि उस समय बनारस में प्लास्टिक सर्जन कोई नहीं थे जी, उसके लिए मुझे पटना जाना पड़ा और 3 साल लगातार मैं वहाँ एडमिट थी। और इन 6 सालों में, बल्कि उसके बाद भी कुछ ऑपरेशन हुए, लेकिन इन 6 सालों में करीब 36 ऑपरेशन मेरे जगह जगह, क्योंकि मेरा चेहरा बहुत विकृत हो गया था जी, दिखने लायक नहीं था और मैं बहुत विभत्स जिसको कहते हैं वो चेहरा हो गया था। मुझे खुद शीशा देखना मना था, डॉक्टर ने कहा था हटा दीजिए। अब चूँकि 12 वर्ष की बच्ची थी इसलिए कष्ट तो बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। और कितनी बार ऐसी अवस्था भी आई कि अब मैं ख़त्म हो जाऊंगी, लेकिन मेरे माता पिता और जो परिजन थे काफ़ी उन्होंने प्रयास किया मेरे लिए। और पटना से जब मैं लौटी तो मैं बिल्कुल, चूँकि बच्ची थी इसलिए शायद झेल गई, समझ में नहीं आया कि मेरे साथ बहुत बड़ा कुछ हो गया है। लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती गई तभी ये समझ में आया कि तो बहुत कुछ भयानक सा गुजर गया है। इसे झेलना या मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में
कितनी दिक्कत होगी और मैं क्या थी, क्या से क्या हो गई, तो मैं डिप्रेशन में चली गई। जी। और पटना से लौटने के बाद मैं किसी का सामना नहीं करती थी, कहीं तीसरे कमरे अंधेरे कमरे में जा कर के बैठ जाती थी। नाते रिश्तेदारों ने वैसे भी पहले से ही मुँह मोड़ लिया था कि ऐसी नजदीकी है, कहीं हम लोग को कुछ देना ना पड़े इसको। जी। तो पिताजी बराबर लगातार निरंतर मुझे प्रोत्साहन देते रहे, लेकिन फिर भी बाहर निकलती रही तो सब कुछ ढक ढक के, लेकिन निकलने के बाद भी अनेक क्या कहूँ आपको, अनेक नामों से बुलाया जाता था मुझे। देखो मुँह जली जा रही है, देखो नाक कट्टी जा रही है, यही सब सुनना पड़ता था। तो मैं डर के मारे अंदर, यानी घर में कोई आ जाए तो मेरा सामना ना हो, मैं कहीं तीसरे कोने में छुप के रहती थी, दुनिया से छुप के। जी। फिर लगा कि मुझे तो नहीं, पिताजी को लगा कि जब बच गई है तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ये कम से कम बाहर निकले, लोगों से मिले जुले और कुछ ज़िंदगी में आगे कर सके। मैं जब जलिए थी उस समय 7th में पढ़ती थी। जी। पिताजी ने उस समय 8th के लिए प्राइवेट फॉर्म भरवाया मुझे और घर पे ट्यूटर लगाया। मैं पढ़ी, ट्यूटर आते थे पढ़ाते थे, पढ़ी। और जब सेंटर पढ़ा मेरा आने में, यहाँ है स्कूल है जी। वहाँ सेंटर पड़ा मेरा। तो जब मैं वहाँ परीक्षा देने गई तो लड़कियों ने चारों ओर से मुझे घेर लिया और हंसने लगी, मुझे जुलती और अनेक सारी चीज़ें बोलने लगे। तो मैं वहीं नर्वस होके बेहोश हो गई, गिर पड़ी। तो वहाँ तो प्रिंसिपल ने मुझे अलग बिठाया और फिर से पेपर वगैरह दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये मतलब क्या है ये पेपर, और ये सब मेरे दिमाग से फ्लैश आउट, मतलब बिल्कुल ख़त्म, सब भूल गया, सारे बिल्कुल भूल गई थी मैं। मैंने जो पढ़ा था लग रहा था ये ब्लैंक है, ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया। हार के पिताजी फिर घर ले आए। फिर मैं वही क्रम था, मैं बैठी रही, लेकिन माता पिता को तो चिंता होती ही है। उसके बाद ये हुआ मेरा, मैं बचपन से अच्छा गला था मेरा, गाती थी। अच्छा, गाने गाती थी? हाँ, गाना गाते थे। और बनारस के अच्छे संगीतज्ञ जो थे उनसे पिताजी का काफ़ी अच्छा परिचय था। जी। तो वो लोग कभी कभी आते थे तो कुछ बंदिश वगैरह और कुछ की बेटी अच्छा गाती है तो कुछ कुछ सिखा जाते थे, छोटी मोटी चीज़ें। तो पिताजी को लगा कि इसका मन लगे, ये बाहर निकले घर से, तो चलो संगीत में डालते हैं। जी। कभी ये सोच के नहीं, ना मैंने सीखा ना पिताजी ने डाला था कि मैं शायद ये मेरा प्रोफेशन आगे हो जाएगा और यही मेरी ज़िंदगी का पूरा साधन बनेगा। तो मैं संगीत की यात्रा मेरी वहाँ से, वहाँ भी बड़े लड़ाई से लड़ना पड़ा, क्योंकि ऐसी लड़की को वो लोग भी एडमिशन देना नहीं चाह रहे थे। फिर फाइट की गई और मैंने वहाँ से संगीत सीखना शुरू किया। और इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर की परीक्षा मैंने पास की। आने जाने से ये कि थोड़ा थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था और लोगों का सामना करने लगी थी मैं। पिताजी ने फिर यहाँ VHU में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है वहाँ पे म्यूज़ के लिए मुझे दाखिला दिलवाने के लिए प्रयास किया और दाखिला मुझे मिल गया। और गुरुजन जो थे उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के तुरंत मुझे, और उसके बाद जब फिर रिज़ल्ट किसी को बताते नहीं है, मुझे बताया कि जाओ बेटा तुम्हारा एडमिशन हो गया और फला दिन से आके क्लास शुरू कर दो। जी। तो 3 साल BMUZ, तो उसके बाद 2 साल MUZ और अच्छे डिवीज़न से साथ साथ फिर मुझे लगा कि नहीं पढ़ना भी चाहिए। सो खुद मेरी इच्छा हुई तो मैंने हाई स्कूल फिर इंटर सब प्राइवेट परीक्षाएं दी घर पे। तब तक घर की स्थिति भी बहुत डावाडोल होती की थी, मेरा इतना ऑपरेशन और ये सब कराते तो बहुत पैसा नहीं होता था।
मैं आपको बताऊं कि वहाँ मैं गलियों में रहती थी, वहाँ से बीचू बहुत बार पैदल भी आई पैदल गई, लेकिन एक उत्साह था कि करना है। फिर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पढ़ी, पुरानी किताबें घर पे ला करके और खुद पढ़ के मैंने वो परीक्षाएं पास की, और अभी तक मतलब मेरा जो रिकॉर्ड रहा है वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, क्या बात। हाई स्कूल से लेके लास्ट तक। बहुत और एमयू जब किया मैंने तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। बहुत सुंदर। एक दिन मैं जगह जगह कहीं भजन वजन होता था तो मैं जाने लगी थी, गाती थी। तो कामाख्या मंदिर में वहाँ के पुजारी जी ने बुलाया था मुझे गाने के लिए, जी। मैं वहाँ गई, गा रही थी, काफ़ी लोगों ने सुना। लखनऊ रेडियो स्टेशन से भी लोग आए थे, तो काफ़ी उन लोगों ने सराहा मुझे। और फिर मुझे घर पे प्रोग्राम आने लगे, अच्छा। मेरी आवाज़ सुन करके काफ़ी लोग आने लगे कि फला जगह प्रोग्राम है, फला जगह प्रोग्राम है। तो चूँकि ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी कि जहाँ ये सब चीज़ें, प्रोग्राम देना, बाहर जाना, गाना, उस समय तो लड़कियों के लिए बहुत ही कठिन था हमारे समय में। और गाने में पीएचडी किया है, और मतलब उस समय लड़कियों का क्या, लड़कों का भी ऐसा रवैया नचवैया बनोगे, ये शब्द लोग माता पिता और तो रवैया नचवैया, अरे कुछ पढ़ाई उढ़ाई करो, कुछ बनो। जी। तो बहुत अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते थे जी। संगीत को। जी। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि मैं बाद में विचार करके फिर आपको बताऊंगा। उस बीच में फिर एक बार डिप्रेशन का शिकार हुई। तो फिर डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा है कि इस बच्ची को ऐसे काम में लगाइए कि अपने विषय में ये ज़्यादा सोचती है, तो सोचना इसका जो है कम हो जाए। तो नेचुरली फ्यूचर के बारे में तो आदमी जो उम्र बढ़ती है तो सोचता ही हो। सब पिताजी को लगा कि लड़की पागल हो जाए सोचते सोचते, या कुछ और देखना पड़े, इससे अच्छा है कि इसको स्टेज करने के लिए हाँ कर दो। फिर मुझे छूट मिल गई, तो मैंने बहुत कम शब्द बता रही, मतलब देश के करीब करीब हर शहर में मेरे प्रोग्राम हुए हैं। और साउथ छोड़ के हर जगह मैंने प्रोग्राम किया और बहुत सराहा गया। मैं उस समय बनारस काशी के लता के नाम से मुझे अवार्ड मिला था। जी। तो ये था। और उसके बाद फिर मैं बैठी थी, मेरे जूनियर वगैरह सबकी नौकरी कहीं ना कहीं लग गई, और मुझे मेरे इंटरव्यू अच्छे होते थे, जहाँ भी वैकेंसी आती थी मैं भरती थी, तो मुझे ये कह के टाल देते थे लोग इंटरव्यू अच्छा होने के बावजूद। अरे भाई, मेरा सारा स्टाफ तो बड़ा सुंदर है, अच्छा है, उसमें एक ऐसी पर्सनालिटी आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा जी, ये था। तो बैठी रही, क्रम वैसे ही चल रहा था। फिर मैंने ट्यूशन कुछ करना शुरू किया, क्योंकि खुद के लिए भी आने जाने का खर्चा वगैरह पिताजी को बहुत वो ना हो, तो मैं छोटे मोटे ट्यूशन करने लगी संगीत के ही। लास्टली 1989 में यहाँ से वैकेंसी है BHU से। उस समय लेक्चरर हुआ करते थे, जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं ना, तो लेक्चरर के पद पे मेरी नियुक्ति हो गई। और उसके बाद फिर प्रमोशन हुआ, फिर सीनियर लेक्चरर और रीडर, और फिर प्रोफेसर के पद तक पहुंची। और प्रोफेसर से मैंने फिर करीब 10 साल हेडशिप भी किया, वहाँ पे हेड भी थी। और तब तक तो मैं नॉट बोल चुकी थी काफ़ी, उतने सारे बच्चों को झेलना, फिर हॉस्टल में वार्डन भी थी, तो एक प्रशासनिक जो पर्सनालिटी होती है जी, उसको भी मैंने जिया। यानी एज ए वार्डन वो जो दबी कुचली समाज की लड़की थी, वो एक इतनी बोल्ड हो गई कि किसी को पटखनी दे दे। मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ बहुत कुछ सिखा देती हैं। परिस्थितियाँ ऐसी आती गई और मैं जूझती गई। मैं कहूँगी मेरे पिताजी का, मैं आज जो हूँ पिताजी की वजह से हूँ। माता पिता ने तो बहुत किया, मेरे संगीत या शिक्षा के लिए हमेशा जो प्रयत्न में लगे थे वो मेरे पिताजी थे। उन्होंने कहा, बेटा निकलूँ तो लोग बोलते थे, बोले बेटा कुछ सुनो मत, तुम लक्ष्य की ओर ध्यान दो,
भले ही समय लगेगा, किसी की बात मत सुनो, इधर से सुनो उधर से निकाल दो, और उस लक्ष्य को तुम्हें जैसे भी प्राप्त करना है उसके लिए संघर्ष करो। जी जी जी, तो पूरे स्ट्रगल बहुत थे, इसको पूरा किया और फिर उस मुकाम तक पहुंची। इसमें मैंने करीब 6 पुस्तकों का लेखन किया, और पुस्तकें, एक तो ये संगीत मांगल्य करके है जो विद्यार्थियों को काफ़ी मतलब उनके लिए अच्छी, मतलब उनको नोट्स बनाए मिल गए, काफ़ी चली मेरी ये संगीत मांगल्य। फिर मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसके बाद से ऑटोबायोग्राफी लिखने के बाद से फिर कोरोना काल में उसका आया मेरे पास। तो उस समय बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े, कई जगह से, कलकत्ता से, बॉम्बे से, बनारस से, बहुत सारे लोग ऑनलाइन मुझसे इंटरव्यू वगैरह वहीं से शुरू हो चुके थे। करीब 13 बच्चों ने मेरे अंडर में PhD जी, और सब आज कई बहुत अच्छी अच्छी जगह, कोई यूनिवर्सिटी में कहीं भी, सब अच्छे अच्छे जगह वो पोस्टेड है, और वो लोग हमेशा दिन में भी हैं। मैंने सामाजिक थोड़ा होने के सामाजिक कार्य भी, तो दिव्यांगों की संस्था है, उनसे जुड़ गई हूँ, उसके लिए वर्क करती हूँ दिव्यांगों के लिए, क्योंकि दिव्यांगों का दर्द जो है अच्छी तरह समझती हूँ। 2007 में मैं कॉलेज में गिरी और मेरी हड्डी यहाँ से थाइस पे एकदम 2 टुकड़े हो गए। और वो किस लिए, वो बताना ज़रूरी है आपको कि वो इतना ऑपरेशन कराते कराते, इंजेक्शन और जो दवाइयाँ थी, उनकी वजह से मेरी हड्डियाँ जो है बहुत कमज़ोर हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस का भी पाप है एक, उसको पेजेट कहते हैं, पेजेट हो गया। हाँ, नहीं, पेजेट है जी, जिसको भी होता है काफ़ी झेलना पड़ता है उसका। तो पेजेट की वजह से वो, और फिर हॉस्पिटलाइज हुई। अब डॉक्टर ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं इसका ट्रीटमेंट करूं तो कैसे, और नो टू टेंशन, उसी समय मुझे 400 शुगर, पहली बार शुगर था नहीं। बोले या तो आप हार्ट फेल कर जाती, लेकिन आपका शुगर लेवल बढ़ गया, आप बच गई। तो चूँकि उन्होंने कहा प्लेट लगाऊंगा तो जहाँ से डालूंगा उसके बगैर पे जहाँ भी उसको कसूंगा वहाँ से वो फिर ब्रेक हो जाएगी। तो काफ़ी डॉक्टरों की मीटिंग चली बहुत देर तक, कई दिन तक, और मेरे पैर में एक लंबा सा लोहा जैसा डाल करके और एक छल्ला डाल करके, और उसको उस पर ट्रैक्शन दे दिया गया। तब तक ट्रैक्शन में मैं काफ़ी दिन थी। फिर उन्होंने जो उसका सॉल्यूशन निकाला, वो मुझे कहा कि मंगला जी, ऐसा है कि ट्रीटमेंट हम लोगों के पास ऐसा तो फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन एक ही हम लोग को समझ में आ रहा है, जो वो ये है, और उसको ये कि आपको बहुत लंबा ट्रैक्शन पे लेटना पड़ेगा। ये मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही रहता है, और मेरी माँ भी मेरे साथ ही थी। मैंने कहा डॉक्टर, ऐसा है कि मेरी माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, भाई की जिम्मेदारी है, तो ऐसा कुछ कीजिएगा जिसमें जान की कोई वो ना हो। लंबा लेटना पड़ा, 1 साल भर लगा मुझे, धीरे धीरे फिर होता गया, और हड्डियाँ खुद से खुद आती गई, और वो मिली थोड़ी नीचे ऊपर होकर, टेढ़ी होकर के मिली हैं, लेकिन जुड़ी। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस चला, फिर फिजियोथेरेपी का, बहुत पेनफुल था वो सब। और एक यहाँ विशेष बात बताना चाहती हूँ कि मैं मैरिज पीरियड में या कभी भी मैं पेन किलर नहीं खाती। जिस दिन ट्रैक्शन लगा उस दिन भी मुझे इंजेक्शन लगाने आया, मैंने कहा नहीं, आपको दर्द नहीं होता? मैंने कहा दर्द क्यों नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं लेती, पेन किलर कभी नहीं लेती। धीरे धीरे वॉकर से चल रही थी, तभी मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं विदाउट पे हो रही थी। उसके बाद 2 बैसाखियों से चली, फिर 1 बैसाखी से चली, और अब एक स्टिक लेकर के, ताकि इस पर ज़्यादा वेट ना पड़े। लेकिन रुकी नहीं, जारी रखा, सफ़र को जारी रखा, उसी में क्लास लेती गई, सारा कुछ करती गई,
दौड़ धूप भी, क्योंकि हेड थी, बहुत जगह दौड़ना पड़ता था किसी न किसी काम के लिए। वो सब भी वो छड़ी लेकर के मैं यहाँ खड़ी हो जाती थी, मेरे काम बन नहीं लगते थे, और वही अभी भी जारी है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि रिटायरमेंट के बाद का जीवन मुझे लगता था कि कैसे कटेगा, क्या होगा, लेकिन उस सरस्वती माता की कृपा से मुझे एकदम भी बैठना नहीं पड़ा। ये जो बहुत सारे पुरस्कार मुझे मिलते गए मेरे कार्य को देखते हुए, मुझे बहुत, यानी राज्य सरकार से भी मैं सम्मानित हूँ, कई क्लब से जुड़ी हुई हूँ, और हर जगह मुझे बहुत बहुत सम्मान मिलता है जहाँ भी जाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और जीने का साधन है। तो अब निश्चिंत हूँ, जब नहीं जाना हो वहाँ फहराए खड़ी हूँ कभी भी, लेकिन ये ज़रूर है जब तक जीऊँगी तब तक कुछ ना कुछ करती रहूँगी, बैठूँगी नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जगह जगह मोटिवेशनल लेक्चर के लिए भी मुझे बुलाया जाता है, मैं जाती हूँ, बच्चों से बात करती हूँ, उन्हें अपनी थोड़ी कहानी बताती हूँ, क्योंकि देखा बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड होकर के, अगर मार्क्स नहीं आया तो आत्महत्या कर ली, कुछ जरा सा घर में किसी ने बोल दिया तो आत्महत्या। अरे क्या ये है, जिंदगी मिली है तुम्हें। और सबको यही समझाती हूँ कि देखिए, माँ बाप के नाम से हर कोई जाना जाता है, या पति के नाम से जानते हैं आपको, विशेषकर लड़कियों से ये बात जरूर कहती हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे नाम से जाना जाए या तुम्हारे नाम से माँ बाप को जाना जाए, तो मुझे ये बहुत बड़ी बात होती है, और उसे ऐसा बनना चाहिए सभी को। तो जब मुझे लगता है मेरे जैसी लड़की इतना सहने के बाद इसको काम को हासिल किया मैंने और कर सकती हूँ, अभी भी हिम्मत नहीं टूटी है, तो जो सक्षम है हर तरफ से, तो ज़रूर लड़ना चाहिए। मेरी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो आप शायद बिना रोए नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक एक प्रसंग, एक एक जो उसका हिसाब लिखा है मैंने, किस तरह क्या हुआ, तो इस तरह मेरा जीवन बीता है सर। मंगला जी, ये बताएं कि जो बच्चे संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, हाँ, जो आपसे सीखना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए आप उनके लिए क्या, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे सीख के निकले हैं, और अभी कोरोना के बाद से थोड़ी कमी आई है, लेकिन बच्चे आते हैं, सीखते हैं। और तभी तो बताया मैंने, वो जिन्होंने PhD किया उनको भी अलग अलग टॉपिक्स पे लेक्चर दिया, उनको सिखाया, प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाया। वो बच्चे जगह जगह अच्छा गा भी रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और क्या कहते हैं कि अपना जहाँ जॉब लगा है वो भी कर रहे हैं। एक बच्चा मेरा नेपाल में है, बहुत अच्छा गाता है, वहाँ उसने काफ़ी नाम किया है, और वहाँ श्री भुवन यूनिवर्सिटी है वो, जी जी उसी में है वो, एसोसिएट हो चुका है, प्रोफेसर होने जा रहा है वो। जो काशी की लता, जैसा कि हम जानते हैं और सभी जानते हैं, तो काशी की लता से हम चाहेंगे कि सिर्फ एक या दो लाइन आप हमारी गुजारिश है कि हमारे दर्शक भी सुन लें काशी की लता। एक आध प्रसंग और बताना चाहूँ। जी जरूर। अपने प्रोग्राम के तहत जो मुझे, जब मैंने नया नया स्टेज करना शुरू किया था, मुझे याद है पहला कार्यक्रम मैंने पटना में दिया था। पटना में दिया था तो बहुत घबराहट बेचैनी थी, क्योंकि काफ़ी पब्लिक थी, थंथर आ रहा था हमारे हाथ में से बिल्कुल कि इतने लोगों को कैसे फेस कैसे करूँगी। नहीं, लेकिन नहीं, फिर गाया मैंने। उसके बाद तो लोगों ने हाथों हाथ में इतनी क्लैपिंग और फरमाइशें कि मतलब आपसे, और मैं ये भी बता दूं, मेरा बेस तो क्लासिकल है जी। जैसे घर में एक वृद्ध पुरुष होते हैं, और उसके बाद उनकी जो उनके बेटे बेटी, फिर उनका खानदान, ऐसे चलो ना, वैसे होता रहता है ना। क्या जो पेड़ है जी, उसकी जो मेन जड़ है, उसमें से जो शाखाएं निकलती हैं, तो इसी तरह जो भी जैसा भी संगीत हो, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, वो गज़ल हो, भजन हो, गीत हो, फिल्मी संगीत हो, कोई भी विधा, वो जड़ वही है, निकला वही से है ना। तो जो भी गज़ल गायक है ये है, तो वो क्लासिकल का ही रियाज करते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक का ही रियाज करते हैं। प्रसिद्धि मुझे धीरे धीरे मिलने लगी, और
2-3 प्रसंग ऐसे हैं, 2 बताती हूँ आपको, छोटे छोटे से। सिंदरी, धनबाद के पास सिंदरी एक जगह है, वहाँ क्लब में मेरा जी यानी कि टिकट शो था। जी। अच्छा। हाँ, और वहाँ पहली बार मैं इंट्रोड्यूस हो रही थी। मेरे साथ जो बनारस के काफ़ी नामचीन कलाकार गए उस समय, मधु मिश्रा करके अच्छी नर्तकी हुआ। हाँ, तो मुझे बहुत मानती थी, एक बहन जैसा उनसे वो था। और पूरन जी, किशन महाराज जी के बेटे, प्रकाश भाई, 2 तबला वादक, जानती होंगे आप। ये लोग मेरे साथ, यानी करीब हम लोग 18 लोग गए होंगे यहाँ से। गाने नहीं, सिर्फ मैं गई थी। अच्छा जी, यानी कि पूरा दारोमदार आप ही के सिर? नहीं, मेरे सिर पर नहीं था। सिंगर एक ही है? नहीं, सिंगर एक है, लेकिन प्रोग्राम जो हुआ था वो मधु जी के उस पे हुआ था। अच्छा, ठीक है, सिंगर। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा था आप किसी भी अच्छे सिंगर को लेते आइएगा। तो उस समय यहाँ बनारस में नहीं, बड़ी बोल लेंगे, मेरे जैसा दूसरा कोई वैसा गाने वाला नहीं था। मधु जी अधिकतर मुझे प्रोग्राम में अपने साथ ले जाता, काफ़ी प्रोग्राम उनके साथ भी किया मैंने। वहाँ गई तो उन्होंने कहा भाई कौन आया है आपके यहाँ से, वोकलिस्ट कौन है? तो उन्होंने मेरा परिचय कराया कि ये है, ये महिला कपूर जी हैं। तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और छूटते ही कहा, उस समय मेरा भाई भी गया था साथ में, छूटते ही कहा अरे मधु जी, क्या कर, आपने मेरे स्टेज की शोभा बिगाड़ दी। अच्छा, ये शब्द था उसका। बहुत। अब इतना सुनते ही तो सभी लोग गुस्से में आ गए, जो भी गए थे बड़े कलाकार, सबने कहा कोई प्रोग्राम नहीं करेगा। आपने ये सोचा कैसे कि मैं आऊँगी और अपने साथ कोई ऐरा गहरा गाने वाला ले आऊँगी? ऐसा तो आपको सोचना नहीं, आपने कलाकार की बेइज्जती की है। तो आपने जो आप एडवांस जो दिया था वो भी ले लीजिए, लेकिन आप लोगों में से कोई भी प्रोग्राम नहीं करेगा। उनके टिकट बिक चुके थे जी, वो लगे आते जोड़ नहीं करने। तो मैंने कहा नहीं मधु जी, ऐसा मत करिए दीदी, ऐसा लेकिन मैं नहीं गाऊंगी, और जो प्रोग्राम तय है वो आप करिए। नहीं मंगला, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा नहीं, बंदा इतना गिड़गिड़ा रहा है और वाकई उसका तो बहुत लॉस हो जाएगा, तो आप करिए। मैं बैठ गई। शाम हुई, मधु जी मेकअप कर रही थी। मेकअप करते करते मुझे अरे मंगला, मैं तुम्हें इतनी दूर से यहाँ लाई, इस बंदे ने ऐसा कहा, अब इसको बिना ये समझाए कि तुम क्या हो जाना, मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ से। सही। तो बहन तुम मेरे कहने से एकदम अंधेरा करके एक गाना गा दो, सिर्फ एक गाना गा दो। ठीक है, बड़ी हैं आप, कोई बात नहीं, बजा देती। स्टेज पे अंधेरा किया गया, मैंने गाना शुरू किया, गाना गाया और पिन ड्रॉप्स आई। फिर बाद में वही तालियों की, अरे लता जी को बुलाया है, रोशनी करो, लाइट करो, लता जी आई है, लता जी आई है, ये कह के शोर मच गया वहाँ, कुर्सी तोड़ने लगे। अब जो है ऑर्गेनाइजर आया दौड़ा दौड़ा, उसने मेरे पैर पकड़े, माफी मांगी। मैंने आपको समझा नहीं था, जाना नहीं था, और माफ़ कर दीजिए, पब्लिक तो मुझे मार डालेगी। एक गाने में से तो आपका बिल्कुल कुछ हो नहीं होगा जी। आप चलें। फिर मैंने गाया, काफ़ी लोगों ने सराहा, बहुत लोग फिर मुझसे ऑटोग्राफ लेने आए, सब कुछ हुआ। और आप जो गाने की बात कर रहे हैं, नहीं मेमोरी के वो एक्चुअली मेरे साथ एक और दुर्घटना हुई जी, मैं नाम नहीं लूँगी। मेरे साथ जब मैं इतना अच्छा गा रही थी तो एक क्या कहूँ, जान पहचान के लोग थे जी, उन्होंने मुझे खाने के लिए घर पे बुलाया और मैं गई तो उन्होंने मुझे खाना दिया। घर गई, वैसे ही मेरी तबीयत खराब हुई। उनके यहाँ दाल साग और चावल खाया था, वही वोमिट हो करके मैंने खाया। इतना साल था, लेकिन जब भी वोमिटिंग वो निकलती आ रही थी, कोई दवा काम नहीं कर रही थी। हुआ कि मैं सट गई, मरने लायक हो गई। तब फिर दिखाया और खाया गया, सब क्या, अरे इसको तो सिंदूर खिलाया गया। हो जी, वो तो गला चोक कर देता है, खराब कर देता है बिल्कुल।
इसको तो सिंदूर खिलाया गया और सफ़ेद चीनी खिलाया गया है, और किसी इसकी जानी पहचानी से लोगों ने ही किया है। सर उसके बाद से गाना तो गाती रही, काफ़ी समय तक गाती रही, लेकिन अब जो उम्र बढ़ रही है, वो जो चौपन है मेरे गले का वो बढ़ता गया, और अब गाने में थोड़ा असमर्थ होने लगी हूँ। अच्छा अच्छा मैं कहाँ पीक पे गाती थी, अच्छा। कुछ कुछ गाने में लता जी के नोट से भी ऊपर गा देती थी, तो वो गला मेरा अब नहीं रहा। मेरे साथ ये हादसा हुआ, तो उसके बाद से मैं कार्यक्रम देना फिर मैंने बंद कर दिया। अब स्वांत सुखाए जो भी ईश्वर और लगाना होता है लगा लेती हैं, लेकिन मैं खुद अपनी बात कह रही हूँ कि मैं गा नहीं पाती हूँ। अच्छा, ये मेरी कमजोरी है। हमें पता नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि जब अपना ही कोई घातक हो जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। वही चीज़ है, देखिए लोग कैसे काटते हैं लोगों को, जी जी, है ना। किसी की तरक्की खासकर अपने बर्दाश्त हाँ, नहीं कर पाते, कि हमारा अपना कैसे तरक्की कर कैसे रहा है। तरक्की कर रहा है। ये हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में, हर व्यवसाय में है। हाँ, व्यवसाय के द्वेष के कारण ही तो मेरे साथ ये हुआ, जी जी जी, है ना। तो वो हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र। लेकिन हम लोग के क्षेत्र में बहुत भयंकर है। देखो इंस्ट्रूमेंटल बजाने वाले हैं तो उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते आप, जी, लेकिन जिसकी वोकल है। चल रही वोकल है, उसको तो सारा काम नहीं। सब लोग को अगर जुकाम भी हो जाए, खांसी आ जाए, तो अगर प्रोग्राम है तो डेट बढ़वानी पड़ती है, ये करना पड़ता है ना। अब से भी ना तुम ना जाने किस जहाँ में खो गए हम, बड़ी दुनिया में तन्हा खो गए तुम। वाह वाह, बहुत सही। वैसे हम तो आज मंगला जी के हम गानों में ही खो गए थे। फिलहाल आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और आप उन सभी के लिए एक मिसाल कायम की है जो इस तरह के हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो हादसे तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन भला मानुष वही है, या फिर ताकतवर पुरुष या महिला वही है, वही व्यक्तित्व तो आगे जाता है जो कि उन प्रॉब्लम से लड़ना सीखता है या फिर उनका बहादुरी से मुकाबला करता है। तो आज हम आपसे बात की और आप हमारे साथ बात की, ये हमारी खुशनसीबी है। द सुधांशु शो में आपको आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बुलाने के लिए भी धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।